हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है रेगिस्तान में जीवन। जैसे हमने यहाँ पे रेगिस्तान बोला, तो रेगिस्तान सबसे पहले हमें समझना होगा तो रेगिस्तान है क्या। बेसिकली रेगिस्तान एक ऐसा प्रदेश, शुष्क प्रदेश होता है। ये जो आपको रेगिस्तान दिख रहा होगा, यह एक ऐसा शुष्क प्रदेश होता है जहाँ पे ना पीने के लिए जल होता है, ना मवेशियों के लिए यानी कि पशुओं को चरने के लिए घास होती है, ना फसलों को उगने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। यही है रेगिस्तान क्षेत्र। बेसिकली रेगिस्तान क्षेत्र को हम देखें तापमान के आधार पे, तो हम दो भागों में इसको बांट कर देखते हैं। एक होता है गर्म रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, और दूसरा होता है ठंडा रेगिस्तान। अब आपके दिमाग में जैसे हमने बोला कि रेगिस्तान, तो आपके दिमाग में आया होगा कि जहाँ पे ढेर सारे बालू हों, कहीं पे कोई वनस्पति दिखाई नहीं दे रही हो, तो दूर दूर तक कहीं पे घर दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी जगह आपके दिमाग में छपी हुई होगी जहाँ पे ढेर सारे बालुओं के टीले नज़र आते हों, ऐसा क्षेत्र। लेकिन हम बात करते हैं, अगर हम बोले कि ठंडा प्रदेश, जहाँ पे बहुत अधिक ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बर्फ़ से जमी हुई है, वहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं है, तो ऐसे प्रदेश को भी रेगिस्तान कहा जाता है। आपके दिमाग में ए वाला पार्ट नहीं आएगा होगा, लेकिन हम इस वाले क्षेत्र को भी क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो बालू वाला इलाका होता है उसको हम कहते हैं गर्म प्रदेश, और गर्म रेगिस्तान वाला कहते हैं, और इसको कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। ठीक है। तो इस प्रकार रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा। ठीक है। और यहाँ पे जो जीवन होता है अत्यधिक कष्टकारी होता है, मतलब यहाँ पे रहना मतलब बहुत ही अत्यधिक यहाँ पे जो दुर्लभ होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमने बताया कि गर्म एवं ठंडा रेगिस्तान, इन दोनों में कंडीशन क्या बनती है कि अगर हम देखें कि यहाँ पे जो वर्षा होगी बहुत ही कम होगी। क्या होगी? वर्षा जो यहाँ पे होती है दोनों स्थानों पे, गर्म वाले रेगिस्तान में भी और ठंडे वाले रेगिस्तान में भी, इन दोनों में कॉमन चीज़ ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे वर्षा क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और जो यहाँ पे वनस्पति है, ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पति है बहुत ही कम दिखाई देगी, नाम मात्र की यहाँ पे यह भी बहुत कम होगी। और उसके बाद आता है तापमान, जो होगा तापमान बहुत ही अधिक चरम होगा, मतलब कि अपने लिमिटेशन से भी बहुत ज़्यादा चरम तापमान, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा तापमान। अगर यही हम क्षेत्र गर्म वाले में देखें, गर्म रेगिस्तान में, तो गर्म रेगिस्तान में बहुत अधिक तापमान होता है। सूर्य की किरणें इतनी तीव्र पड़ती हैं, इतना ज़्यादा होता है सूर्य की उष्मा, यहाँ पे लगभग इसका तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस से आगे आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो ठंडा वाला रेगिस्तान होता है, यहाँ का जो तापमान होता है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप देखते हैं कि कोई वस्तु है जो लिक्विड फॉर्म में है वह जमना स्टार्ट हो जाती है, और इसके नीचे भी इसका तापमान चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुई, जो है इनकी तापमान चरम स्थिति में आ जाते हैं। इस कारण यहाँ पे दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि यह रेगिस्तान बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आता हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्म रेगिस्तान क्या होता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि सहारा जो क्या है कि यह जो विश्व का जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह सहारा मरुस्थल, जिसको हम सहारा रेगिस्तान भी कहते हैं, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का या फिर विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सहारा मरुस्थल है, यह अफ्रीका भाग के उत्तरी वाले क्षेत्र में स्थित है। मान लेते हैं यह हमारा अफ्रीका है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अफ्रीका वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो ए वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, तो ए वाला जो पार्ट आ गया यहाँ वाला, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यह क्या है, यहाँ पे जो इसका लोकेशन है किसका, सहारा मरुस्थल का, यहाँ पे इतना दूर तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार लगभग हम बताते हैं आपको कि यह जो इसका विस्तार है इसका रेगिस्तान का, तो 8,54,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल लगभग 8 देशों में फैला हुआ है।
जो अफ्रीका महाद्वीप का जो भाग है उसके उत्तर में स्थित है और यह लगभग 8 देशों में फैला हुआ। वह कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्जीरिया हुआ, चाड हुआ, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, इसका लोकेशन हम आपको दिखाते हैं यहाँ मैप में। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे। ठीक है, इसके पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगा हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यहाँ पे लाल सागर है, इसके ऊपर है भूमध्य सागर। यह कुछ हमारा इस प्रकार दिख रहा है कि यह यहाँ पे जितना भी थोड़ा वाइट कलर आपको दिख रहा होगा, जो कलर है वाइट कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह पूरा क्या क्षेत्र है? यह है हमारा सहारा मरुस्थल। ठीक है, यह कौन कौन से देशों से साझा करता है? तो पहला हो गया पश्चिमी सहारा, फिर मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, मिस्र, नाइजर, चाड, सूडान और बस इतना ही। यह लगभग 11 कंट्री हैं जिससे यह इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद आता है, हम आगे बढ़ते हैं। यह जो मरुस्थल होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मरुस्थल जो बालू की विशाल परतें होती हैं, परतों से ढका हुआ होता है। जो कौन? सहारा मरुस्थल जो है बालू की विशाल परतों से ढका होता है। इतना ही नहीं, वरन ये बजरी के मैदानों और नग्न चट्टान की सतहों, उठित पठार मतलब उठा हुआ पठार की तरह ऐसे यहाँ पे आकृति पाई जाती है। यह आकृति इतनी विशाल भी आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग 2500 मीटर तक ऊंचाई को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कितना? 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि आज का जो सहारा मरुस्थल रेगिस्तान है, समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ठीक है, यह जो मैदान था बहुत पहले, जो किसकी बात कर रहे हैं हम? सहारा मरुस्थल की। तो यह जो मरुस्थल आज के समय में हमें दिखता है, सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, यह पहले हरा भरा था। यहाँ पे नदियाँ बहती थीं और इन नदियों में बल्कि घड़ियाल, मछली इत्यादि प्रकार के जीव पाए जाते थे जो कि जल में उपस्थित होते हैं। और लेकिन वर्तमान में अब हम बात करते हैं, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। जो सहारा मरुस्थल में गुफा है, इनमें गुफाओं में विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं उनका चित्रण मिलता है। तो इनका अनुमान क्या लगाया जाता है कि पहले यहाँ पे नदियाँ थीं, विशाल रूप में बहती थी नदियाँ, और यहाँ पे बड़े बड़े जीव भी पाए जाते थे जैसे कि हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ इत्यादि प्रकार की जो जीव हैं पाए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये एकदम पूरा क्षेत्र क्या है? शुष्क में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जीवन जीना बहुत ही अधिक कठिन है। लेकिन यह क्यों हुआ? तो जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्या हुआ? रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। और इसका एक और साक्ष्य मिलता है कि यह नदी होने का यह साक्ष्य होता है। तो अभी इनमें जब नीचे से खुदाई की गई तो नीचे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मछलियों और जो घड़ियाल हैं उनके जो अवशेष प्राप्त हुए इनके नीचे से, यानी कि यह कहा जा सकता है कि यहाँ पे पहले नदियाँ बहती थीं, लेकिन वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्या हुआ? रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो अब का समय आ रहा है, अब भी जो पूरा विश्व क्या है जलवायु परिवर्तन का समस्या का कि आगे पूरे विश्व के आगे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या देखने को मिल रही है। और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण यह जो पूरा सहारा मरुस्थल है पुनः हरा भरा होने के कगार पे है। नासा की रिपोर्ट ने यह एक बात शेयर की पूरी दुनिया से कि यह जो अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है यह आने वाले 2050 में, कब? 2050 में यह पुनः हरा भरा हो जाएगा पहले की तरह। यानी कि पहले जैसे कि नदियाँ बहती थीं, पेड़ पौधे दिखते थे, वनस्पति दिखते थे, जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते थे, सेम उसी प्रकार से 2050 तक पुनः यह इसी की तरह परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नासा की रिपोर्ट है। नासा ने विश्व के देशों के सभी देशों के साथ अपनी बातों को शेयर किया। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। अब यहाँ के जो रेगिस्तान की हमने बात कर ली सहारा मरुस्थल के, लेकिन यहाँ पे इसकी जलवायु कैसी है ये तो हमें जानना आवश्यक होता है।
तो चलिए देखते हैं इसकी जलवायु कैसी है। तो जो सहारा मरुस्थल है, जो सहारा रेगिस्तान है, वहाँ की जो जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। ठीक है, अत्यधिक सूर्य का जो तापमान होता है उष्मा होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस कारण यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्र है ये अत्यधिक गर्म होता है। और यहाँ पे वर्षा ऋतु में अल्पकाल के लिए होती है, मतलब जो वर्षा होती है नाम मात्र की वर्षा होती है। यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बादल रहित एवं निर्मल होता है, यानी कि यहाँ पे जो होते हैं बादल नहीं बनते हैं। कहाँ पे? रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ का जो आकाश है हमेशा स्वच्छ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे बादल निर्माण की घटना किंचित आपको देखने को मिल जाएगी, ना के बराबर। तो मरुस्थल के निर्माण में एक इसकी भी भूमिका है। जब बादल नहीं बनते हैं तो वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी तो उस वाले क्षेत्र को क्या होगा, जल की प्राप्ति नहीं होगी। जल की प्राप्ति नहीं होगी तो वह क्षेत्र क्या होगा, शुष्क होगा। वहाँ पे मरुस्थल का बनने की संभावना बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी। तो यह भी एक कारण है मरुस्थल के बनने में। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यह इतना गर्म होता है, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे जो वर्षा नहीं होती। ठीक है, इतनी बार ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो जल होता है वह अत्यधिक तीव्र, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती अत्यधिक तीव्र होने के कारण यह जो जल होता है गर्म होता है। ठीक है, अब गर्म चीज़ का जो गर्म गैसें होती हैं उनका क्या गुण होता है कि जब वह गर्म होती है फैलती हैं। ठीक है, फैलने के कारण यह क्या करती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, यह जो जल है वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो यानी कि फिर से यहाँ पे जल के रूप में तो उड़ गया, बादल भी नहीं है बना, वर्षा भी नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सूखे का एरिया बन जाता है। और यहाँ का तापमान आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कितना, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा यहाँ पे तापमान पाया जाता है। और यह दिन के समय की बात है। दिन के समय क्या होता है, जो यहाँ पे बालू की मात्रा, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये इसका गुण होता है, रेत का गुण होता है कि जैसे ही सूर्य का उष्मा प्राप्त की यह इसका तापमान बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, और इसका यह भी गुण है कि यह जल्दी तो गर्म होता ही है, लेकिन यह बहुत शीघ्र ही यह ठंडा भी हो जाता है। इस कारण जब रातें होती हैं, रात के समय में यह बालू अत्यधिक, इसका जो तापमान है कम हो जाता, लो हो जाता। और ये जो आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ का जो तापमान है दिन के समय में तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रातों की, तो रातों में लगभग इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। कल्पना कीजिए कि इनमें कितना डिफरेंस है और यहाँ का जीवन कैसा रहा होगा, मतलब कैसा होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे रहना अत्यधिक मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं तो वे उस जलवायु के अनुकूल अपने आप को ढाल लिए हैं, इस कारण वे रह पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को वहाँ पे भेज दिया जाए जो इस तरह की परिस्थितियों में नहीं रहे हैं, तो उनको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने अभी तो बता दिया यहाँ का जो तापमान है अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जो तापमान है सहारा के अजीजिया क्षेत्र, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि में जो त्रिपोली और लीबिया है कि दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ पे यह जो इसका तापमान है 1922 में यह दर्ज किया गया था, लगभग 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका दर्ज किया गया था, मतलब अधिकतम। उसके बाद आता है कि हमने तो जलवायु के बारे में पढ़ लिया कि यहाँ के यानी कि रेगिस्तान जो सहारा मरुस्थल है इसका जलवायु कैसी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ वे किस प्रकार हैं, कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो प्राणी जीव है, मतलब जो जीव जंतु पाए जाते हैं वे किस प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेगिस्तान की वनस्पतियाँ हैं, रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पति उग सकती है। तो कैक्टस हो गया, खजूर के पेड़ हो गया, एकेसिया का पौधा हो गया। यहाँ पे इसके जो रेगिस्तान है यहाँ के मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। और जो कुछ स्थानों पे मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे जो मरुद्यान होते हैं, खजूर की जो पेड़ होते हैं वो घिरे होते हैं। तो जो घिरे होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, जल की थोड़ी मात्रा में वहाँ पाई जाती है, तो इस कारण वहाँ पे क्या होता है, हरित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक,
उसके बाद यहाँ के कुछ जो जानवर हैं, जीव हैं, कुछ इस प्रकार हैं कि वहाँ पे ऊँट पाए जाते हैं, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप। तो इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ का सांप है ना, यहाँ पे इसका भी सांप की प्रजाति भी कुछ अजीब तरह से पाई जाती है। आप गूगल पे आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि जो रेगिस्तानी सांप, तो आपको फोटो में आ जाएगा। वही हम बात करते हैं राजस्थान का जो सांप होता है, अपने भारत देश के जो राजस्थान है वहाँ पे भी तो पाया जाता है मरुस्थल ना। तो कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार मरुस्थल पाया जाता है। तो आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी सांप, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो सांप पाया जाता है उसके ऊपर सींग ही पाई जाती है, इस तरह से उसका चेहरा होता है। तो आप सर्च कीजिए, बहुत ही डरावना होता है। आप देख सकते हो वहाँ पे फिगर में, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या फिर गूगल पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, अब तो हमने पढ़ लिया कि वहाँ पे वनस्पति कैसी होती है, जीव जंतु कैसे होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का उन लोगों का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार वह अपने जीविकोपार्जन करते हैं। तो यहाँ का जो जीवन होता है अत्यधिक कष्टकारी होता है, और यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत कम यहाँ पे लोगों का निवास होता है। इनमें से बेदुई तुआरेग भी शामिल होते हैं, ठीक है। और चलवासी जनजाति होते हैं जो लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े आदि का पशुपालन करते हैं। मतलब चलवासी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पशुओं के पालन के लिए, यानी कि उनके चारों की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम चलवासी जनजाति, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो ये पशुपालन करते हैं, और जैसे कि भेड़, बकरी, ऊँट, इन सब का जो दूध निकाल के क्या करते हैं, इनसे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इनसे से जो इनके बाल होते हैं भेड़ के, या फिर इन सब के खाल होते हैं, इन सब को यूज करके वे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पेटी हो गए, जूते, पानी के बॉटल इत्यादि प्रकार के चीज़ें बनाते हैं, और जो कि उससे अपने आर्थिक जीविकोपार्जन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, यह क्षेत्र तो आप समझ गए कि यह जो रेगिस्तानी क्षेत्र है यहाँ पे जल की कमी पाई जाती है, ठीक है। जल बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, लेकिन इसकी जहाँ पे एक चीज़ कमी पाई जाती है, वहीं इनके उसी के सापेक्ष हम देखें तो यहाँ पे इनके यहाँ जो पेट्रोलियम है, ठीक है, जो तेल की मात्रा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि ये जल की मात्रा में तो बहुत ही कम है यहाँ पे, लेकिन पेट्रोलियम के हिसाब से हम देखें, पेट्रोलियम के हिसाब से तो ये बहुत ही अधिक धनी वाले देश पाए जाते हैं। जो तेल होता है यानी कि पेट्रोलियम होता है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम इत्यादि प्रकार के। उसके बाद हम आते हैं, अब यहाँ की संस्कृति कैसी होती है, जीवन शैली कैसी होती है। तो सहारा मरुस्थल की जो संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन अब आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से जैसे ऊंचे कांच की खिड़कियों के भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पे अब सुपर मार्ग बनाए जा रहे हैं। मतलब कि जो पहले की जो यहाँ की संस्कृति थी, अब धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आ रहा है, विकास के क्षेत्र की ओर अब बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो पहले यहाँ से जो नमक प्राप्त होते थे कि व्यापार जो ऊँटों के स्थान पे अब क्या करने लगे लोग कि ट्रकों में भर के ले जाने लगे। अनेक प्रकार की जो जलवासी जनजात थे, अब लोग शहरों की ओर अग्रसित हो गए हैं, ठीक है। और वे अब नौकरी की तलाश में, जो पहले पशुपालन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, वह अब नौकरी की तलाश में, मतलब कि वह भी उनमें भी अब जागरूकता आ गई है। कुछ इस प्रकार की उनकी संस्कृति है। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, इसको हम देखते हैं। दिया है कि जब रेत को पवन उड़ा के ले जाती है तो वहाँ पे गर्त बन जाता है। जाहिर सी बात है, जब पवन अधिक तेज मात्रा में चलती है, अत्यधिक तीव्रता से चलती है, तो जो कण होते हैं, रेत होते हैं, उनको अपने साथ उड़ा ले जाती है। जब उड़ा ले जाती है तो आपको देखने को मिलेगा उस वाले क्षेत्र का जो रेत है उसको तो उड़ा लेगी, लेकिन वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं। कहाँ? जहाँ से वह उड़ा के लेके गई है। तो जो गड्ढे बनते हैं तो आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा उसके तले में
जो है भूमिगत जल पाए जाते हैं। तो यह क्या होते हैं, वहाँ पे मरुस्थल बनते हैं, इसी मरुद्यान बनते हैं, ठीक है। इसी के कारण वहाँ पे जल की मात्रा पा गई ना, वहाँ पे पाई गई इस कारण। तो जब जल की मात्रा पाई जाएगी तो वहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र हो जाएगा। जब उपजाऊ क्षेत्र होगा तो वहाँ पे कृषि करने लायक होगा, तो लोग वहाँ पे लोगों का निवास भी होगा। क्यों? क्योंकि जल की प्राप्ति जब सीधे हमें प्राप्त हो जा रही है, जिसको जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जल जब प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पे मानव जीवन, जाहिर सी बात है, बसावट वहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं और वहाँ पे खजूर जैसे पेड़ों का को लगाते हैं, उससे यह फल भी प्राप्त करते हैं और यहाँ पे इसको आर्थिक रूप में कमाते भी हैं यहाँ से। उसके बाद आगे हम देखते हैं। अब हमने गर्म मरुस्थल के बारे में बात कर लिया कि गर्म मरुस्थल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान यह क्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं भारत का जो लद्दाख है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। यह लद्दाख कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। लद्दाख दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला होता है ला, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? पर्वतीय दर्रा। अब दर्रा क्या होता है? तो दर्रा बेसिकली दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जिसे जहाँ पे हम आवागमन करते हैं उनके बीच से होकर, वही क्षेत्र क्या होगा? दर्रा कहलाता है, ठीक है। ला मतलब हो गया पर्वतीय दर्रा। उसके बाद जो दाख है, तो दाख का अर्थ होता है देश, ठीक है। अब इसको हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं ये जो ठंडा वाला रेगिस्तान है, इसके बारे में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के जो पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। जो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। कुछ इस प्रकार से अब देखेंगे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये वाला जो पार्ट है, यह काराकोरम वाला श्रेणी हो गई, ठीक है, जो हिमालय की श्रेणी है। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा ये जास्कर है, फिर पीर पंजाल आता, कुछ इस प्रकार से श्रेणियाँ हैं पर्वतों की, ठीक है। इन्हीं के बीच में ये लद्दाख स्थित है। इनकी लोकेशन क्या है? यह वाली जो है, ये यहाँ पे लद्दाख स्थित है, जो कि भारत में ही स्थित है। और इस लद्दाख से ही अनेक प्रकार की नदियाँ बहती हैं। जैसे कि सिंधु नदी है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसका उद्गम होता है, ये जाके अरब सागर में गिरती है, अपने जल को विसर्जित करती है। तो यहाँ से नदियाँ बहती हैं। तो ये नदियाँ अत्यधिक गहरी घाटियों में या फिर महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। लद्दाख में जो अनेक हिमानियाँ भी पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रैनी हिमानी। हमने तो यहाँ पे इसकी बात कर ली। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका तापमान होता है, हमने तो जाना कि शीतल होता है, शुष्क होता है, ठीक है। यहाँ का जो तापमान होता है ग्रीष्म काल में, यानी कि जैसे कि हम लोग जो मई जून का एरिया समय होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है, बहुत अधिक तापमान हाई होता है, हम एसी का यूज करते हैं सहन नहीं होने के कारण। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र बहुत अधिक शीतल होता है, मतलब बहुत ही अधिक यहाँ पे ठंड एरिया होता है। तो यहाँ पे जो गर्मी वाला सीज़न है, वहाँ पे इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। आप कल्पना कीजिए, उस समय हमारा लगभग 40, 42, 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, और इस वाले क्षेत्र में 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वस्तु की जमने की स्थिति यहाँ पे आ जाती है। और यहीं बात करें रात में, तो रात में यह इससे भी कम हो जाता है, यानी कि 0 से लेके -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और ये जो शीत ऋतु जब आती है, तो इसका तापमान और कम हो जाता है और -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती है, तूफानें चलता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे जीवन कितना जीना कठिन है। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चीन बॉर्डर शेयर कर रहा है। और चीन तिब्बत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चीन बोलता है कि तिब्बत हमारा है, इस पर कब्जा करना चाहता है चीन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि हमेशा हमारे विपक्ष में ही रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गिलगिट, जो कि पाकिस्तान इस पर कब्जा किया हुआ है, बोलता है कि यह हमारा क्षेत्र है। चीन जो है यहाँ पे देखिए श्वेत नदी निकल रही है। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे जो सिंधु नदी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम इंडस नदी के नाम से भी जानते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हुए जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को देखने को मिलेगा।
फिर आता है कारगिल, फिर जोजिला दर्रा, फिर बड़ा लाचरा दर्रा, फिर रोहतांग दर्रा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में कि यह जो दर्रा है, इस प्रकार से कोई नाम दे देगा, बोलेगा यह दर्रा किस किस क्षेत्रों के बीच में स्थित है, तो इसका दर्रा का नाम पूछ के आपको प्रश्न दे देगा। तो मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। मान लेते हैं अगर वर्षा होती भी है तो जानते हैं कितना, एक वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा, नाम मात्र की वर्षा, 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे केवल पाई जाती है। कब तक के में क्षेत्र में, लगभग एक वर्ष की बात की जा रही है। यहाँ पे जो तापमान होता है सूर्य का, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो ठंडा क्षेत्र होता है बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जीवन शैली इसके बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वनस्पति यहाँ की कैसी पाई जाती है, प्राणी जात यानी कि जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वनस्पति होती है, जैसे कि बहुत ही यहाँ पे शुष्कता होने के कारण क्या होती है, जो वनस्पति होती है अत्यधिक विरल मात्रा में पाई जाती है, मतलब बहुत दूर दूर किंचित आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति, जैसे कि घाटी में आपको सरपत देखने को मिल जाएगा, जिसको हम विलो भी कहते हैं। फिर पॉपुलर के उपवन, मतलब कि जो वन हैं, पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आपको सेब, खुबानी, अखरोट जैसे चीज़ें देखने को, फल देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ के लिए फेमस है। उसके बाद आता है कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पे पक्षियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टॉर्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन इत्यादि प्रकार की तो हमारी पक्षियाँ हैं पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि बकरी, जंगली भेड़, याक इत्यादि प्रकार की, जिससे कि वे अपने इनसे दूध निकालते हैं, मांस, खाल, इनके बाल आदि प्रकार से को यूज करके अपने आर्थिकोपार्जन करते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया है कि चीरो, जो या फिर तिब्बती एंटीलोप, एक विशेष प्रकार का जीव था जो कि अब विलुप्त हो गया है। साहुतोष नाम के यहाँ इससे ऊन प्राप्त किया जाता था, जो कि वजन में बहुत हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। वर्तमान में हम बात करें, जम्मू कश्मीर में एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है, जिसका नाम है पासमीना। ठीक है, पासमीना। इसके जो बाल होते हैं, मतलब कि इससे जो अलग किए जाते हैं बाल, इनसे बनता है एक विशेष प्रकार की शाल, जो कि यह भी इसी की तरह गुण धारण करती है, जैसे कि यह भी बहुत ही हल्की होती है और अत्यधिक गर्म रखती है। ये इसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, जो कि विश्व में इसके लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो तिब्बत, लद्दाख, मध्य एशिया वाले जो निवासी हैं, यहाँ पे अधिकांशतः कौन है, मुसलमान हैं और बौद्ध हैं। यहाँ पे हिंदू बहुत ही, इनकी संख्या कम देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पे बौद्ध हो गए तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग रहते हैं तो वे अपने धर्म के अनुसार वहाँ पे रहन सहन की तरह का विस्तार करते हैं। तो बौद्ध लोगों का यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ढेर सारे बौद्ध मठ पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के प्रसिद्ध मठ हैं, जैसे कि हेमिस है, थिक्से से है, लामा युरु है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में कुछ सब्जियाँ उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि जौ, आलू, मटर, सेम, सब्जियाँ। और इसके बाद यहाँ पे लोग अपना जीविकोपार्जन इसी से करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। हमने तो सब चीज़ की बात कर ली, लेकिन यहाँ पे यहाँ का आर्थिक जीवन किस प्रकार चलता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमेशा क्या होती हैं, बर्फ़ से ढकी होती हैं यहाँ की ज़मीनें, मतलब देखने में बहुत ही आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए। तो इससे क्या होता है कि उनके GDP में उनका योगदान होता है। किसका, पर्यटकों का। पर्यटक लोग आएंगे वहाँ पे दर्शक के रूप में, तो क्या होगा कि वहाँ पे उनके GDP में ऐड होता है ये। तो कुछ यहाँ की जो महिलाएं हैं, इनकी कुछ पारंपरिक वेशभूषा है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमारा अभ्यास का प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न दिया कि विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। फिर सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है, यह बताना है। अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है, यह बता सकते हैं। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है, यह बता सकते हैं आप।
उसके बाद आता है सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं किस प्रकार के लोग पहनते हैं। उसके बाद आता है लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछता है सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। तो दक्षिण भाग में तो स्थित नहीं है, पश्चिमी भाग में तो स्थित है, पश्चिमी भाग में है लेकिन मेन पार्ट इसका पूरा क्या है, उत्तरी भाग में है। ठीक है। उसके बाद है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा है, बिल्कुल नहीं, गर्म है, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन है। तो बौद्ध एवं मुस्लिम है, आपको अभी हमने बताया। रेगिस्तान की विशेषता क्या है, विरल वनस्पति तो है, ठीक है। अधिक वर्षा गलत है, यहाँ पे वर्षा नहीं पाई जाती है, मतलब बहुत कम पाई जाती है। अल्प जलवाष्प नहीं, जलवाष्प अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। लद्दाख में हेम प्रसिद्ध है, तो यह बौद्ध मठ है। उसके बाद मिस्र में निम्नलिखित में से फसल के कौन से प्रसिद्ध हैं। तो लद्दाख में मिस्र में जो है कपास यहाँ पे इसके लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको मैच करना है। फिर आता है कारण बताए करके कुछ 2 क्वेश्चन पूछा है। बोला रेगिस्तान में अत्यंत वनस्पति पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है। अत्यल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है इसको बताना है। उसके बाद आता है राजस्थान रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं यह आपको बताना है। बस इसके आगे हमारा तो यह चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के हमको आपको बताने में खुशी हो रही है कि यह चैप्टर के साथ साथ यह हमारा जो हमने क्लास 7th की NCERT को शुरू किया था, आज हमने अपने सेकंड जो स्टेज को कंप्लीट किया है, ख़त्म किया है इसके। और उसके बाद हम कल से जो NCERT 8th क्लास की है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन शेयर भी कीजिएगा एक दूसरे को, तभी ये प्रॉपर हमारा जो चैनल है दूसरे तक हेल्प कर सकेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।